स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं माइटोसिस। ठीक है ना। यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से कंप्लीट माइटोसिस को देख लेते हैं। तुम्हें पता है माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, ये सबको पता है। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। क्या होता है, बेसिकली जो सेल्स होती हैं उनको डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, सेल के रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है माइटोसिस ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है ना। किसी भी इंडिविजुअल की जो ग्रोथ हो रही होती है तो वो किसकी वजह से होती है? माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से होती है। ठीक है ना। कहीं पे कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है ना, उस इंजरी को, उस टिश्यू को, किसी सेल उसको रिपेयर करने के लिए भी क्या होती है? हमारी सेल्स में माइटोसिस होती है। ठीक है ना। अब इस माइटोसिस किस तरीके से पूरी माइटोसिस परफॉर्म होती है, जो ये सेल डिवीजन होता है, ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो हम देखते हैं डिटेल में। ठीक है ना। हमें पता है कि माइटोसिस बेसिकली बेटा 5 फेजेस में कंप्लीट होती है। जैसे कि पहला प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज, देन एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना। पहली वाली 4 है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनको कंबाइनली हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है ना। और लास्ट वन हमारी साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले प्रोफेज में एंटर करने से पहले सेल इंटरफेज में होती है। इंटरफेज वो वाली फेज होती है जब सेल प्रिपरेशन कर रही होती है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है ना। आगे एक पेरेंट सेल है, उस पेरेंट सेल को डिवाइड होना है डॉटर सेल में। ठीक है ना। 2 डॉटर सेल बनाएगी, तो 2 डॉटर सेल बनाने से पहले उसे करनी है काफी सारी तैयारियां। तो तैयारियां क्या है? वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है, डबल करती है। जेनेटिक मटेरियल जितना भी उसके पास डीएनए कंटेंट है, तो उस डीएनए कंटेंट को डबल कर लेती है। वो अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर लेती है। जो उसके पास में सेल ऑर्गेनेलीज है उनके नंबर को बढ़ा लेती है, डबल कर लेती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कब चलती हैं? इंटरफेज में, मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन से पहले वाली जो फेज होती है उस टाइम पे सेल अपनी सारी तैयारी कर रही होती है। ठीक है ना। अब उसने सारी तैयारी कर ली है इंटरफेज में। ठीक है ना। अब यहाँ तक इस टाइम तक उसने अपनी सारी तैयारी कंप्लीट कर ली है, और जो सेल है वो एम फेज में एंटर कर रही है। एम फेज मतलब कि माइटोसिस हो रही है यहाँ पे। और माइटोसिस में ही पहला पड़ाव क्या आता है, पहला ही स्टेप क्या आता है? दैट इज प्रोफेज। ठीक है ना। यानी कि इंटरफेज के बाद में सेल कहाँ एंटर कर रही है? प्रोफेज में एंटर कर रही है। अब प्रोफेज में क्या हो रहा है? कौन कौन क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं सेल के अंदर प्रोफेज में? ठीक है। देखो, सबसे पहले इंटरफेज वाली सेल को देखो बेटा। यहाँ पे मैंने जो जेनेटिक मटेरियल बनाया, सबसे पहले तो जो ये सेल है, इस सेल के अंदर हम मान के चल रहे हैं कितने क्रोमोसोम है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं। इस सेल के पास में 3 क्रोमोसोम है। लेकिन मैंने अभी बताया कि इंटरफेज में जो सेल है वो क्या कर लेती है? अपने डीएनए के कंटेंट को डबल कर लेती है। ठीक है ना। सपोज करो उसके पास में हम मान के चलते हैं कि अगर उसका कंटेंट 2C था, तो इंटरफेज कंप्लीट होते होते उसके पास में जो डीएनए का कंटेंट होता है वो 4C हो जाता है। लेकिन क्रोमोसोम नंबर पहले भी 3 थे और बाद में भी 3 ही है। क्रोमोसोम नंबर उसके पास 3 ही है, लेकिन उन्होंने जो उसके साथ में क्रोमोसोम है, देखो यहाँ पे क्रोमेटिन है। सपोज ये जो ब्लैक वाला, इस चीज को अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाए, मैंने इसीलिए 2 कलर यूज किए हैं यहाँ पे। ठीक है ना। इंटरफेस के टाइम पे एक ब्लैक मार्कर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है डीएनए को, क्रोमेटिन को, और दूसरा मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना। जो ये ब्लैक मार्कर वाला डीएनए है, ये आप मान सकते हैं कि ये सेल का पुराना अपना डीएनए है। ठीक है ना। और उसके बाद में एस फेज के टाइम पे, मतलब इंटरफेज के टाइम पे, सेल ने क्या कर लिया है? अपने जीनोम को डबल कर लिया है। उस डबल जो रेप्लिका जो बनाई है उसने साथ में, उसको मैंने किससे डिनोट किया है? ग्रीन मार्कर से डिनोट किया है। ठीक है ना। ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि हाँ, सेल के पास में अपना ये पहला डीएनए था और ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी है जो उसने अभी रेप्लिकेशन के बाद अभी जो इसके पास जेनेटिक मटेरियल आया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से तीनों क्रोमोसोम्स को उसने डबल कर लिया है।
ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस है और ये इसमें सेंट्रोमियर है। ठीक है, और सेल ने एंटर कर लिया है अब प्रोफेज में। प्रोफेज ये अर्ली प्रोफेज की बात चल रही है, ठीक है ना, अभी शुरुआती फेज ही है, जैसे एंटर ही हुआ है जस्ट सेल प्रोफेज में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले जो ये क्रोमेटिन पड़ा हुआ है, ये क्रोमेटिन बेटा बहुत ही उलझा हुआ होता है, बड़ा ही ऐसे क्या बोलूं, जैसे पूरा उलझा उलझा सा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें अनटेंगल करना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंटरवाइंड होता है, ठीक है ना, और इसको हमें थोड़ा सुलझाना है एक टाइप से, ठीक है, हमें नहीं, मतलब सेल खुद करती है, ठीक है। तो अब इसमें सेल ने क्या किया, इस डीएनए को थोड़ा कंडेंस करना शुरू किया, ठीक है ना। कंडेंस करती है, इसको थिक करती है, कंडेंस करती है, ठीक है ना। और थोड़े थोड़े अभी ये क्रोमेटिन की फॉर्म में है, क्योंकि ये डीकंडेंस है, क्रोमेटिन की फॉर्म में है। धीरे धीरे ये किस फॉर्म में आते हैं, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना, कंडेंस होके, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमेटिन है, वो कंडेंस होने लगते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, प्रोफेज में आते ही जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होने लगता है, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होने लगता है, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होने लगता है, ठीक है। पहला स्टेप यही होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो सेंट्रियोल है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, ये क्या होने लगते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं पोल्स की तरफ को, ठीक है ना, पोल्स की तरफ को शिफ्ट होने लगते हैं। और इन सेंट्रियोल से कुछ रेज, माइक्रोट्यूबुलर फाइब्रिल्स की कुछ रेज बाहर निकलने लगती है, ठीक है ना, जिनको हम एस्ट्रल रेज बोलते हैं। इन रेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन रेज को हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज, ठीक है ना। ये एस्ट्रल रेज या फिर कंबाइनली इन सेंट्रियोल और प्लस एस्ट्रल रेज को कंबाइनली हम क्या बोल सकते हैं, एस्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये शिफ्ट होने लग गई हैं पोल्स की तरफ को, दोनों अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में और क्या चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, अब ये सेंट्रियोल्स, इन सेंट्रियोल से क्या निकलने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर्स निकलने लगेंगे। अब ये जैसे जैसे लेट प्रोफेज में जाएगा, आगे नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा और आगे ये सेल में जाएगा, आगे स्टेप, अगले स्टेप पे जाएगा, तो इन सेंट्रियोल से क्या निकलने लगेंगे, माइक्रोट्यूबुलर स्पिंडल फाइबर्स, इनसे क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। और ये स्पिंडल फाइबर्स किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, जिसमें क्या होती है, एक्टिन होती है और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में अब ये और ज्यादा कंडेंस होते हैं, और ज्यादा थिक होते हैं, और यहाँ पे हमें अब ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें ये जो डीएनए था, क्रोमेटिन था, अब कैसे दिख रहा है, लेट प्रोफेज तक आते आते हमें क्लियरली ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स मतलब कि बिल्कुल कंडेंस फॉर्म, जेनेटिक मटेरियल की बिल्कुल ही कंडेंस पैक्ड फॉर्म होगी है अब ये बिल्कुल, ठीक है ना। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है, यहाँ पे हमें ये दो सिस्टर, इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। एक और जो पहले से डीएनए था और दूसरा ये रेप्लिकेटेड डीएनए है, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आपस में दोनों, ठीक है। अब और क्या क्या चीजें हुई यहाँ पे, जो न्यूक्लियर एनवलप था, न्यूक्लियर एनवलप क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगा, ताकि अच्छे से फ्रीली इनको ये स्पिंडल फाइबर इनसे अटैच हो सके, आगे चल के अगली फेज में हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है ना। और जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी वेसिकल्स की फॉर्म में जाके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू आउट द माइटोसिस सेल के अंदर बने होते हैं, ठीक है ना, वो डिसअपियर नहीं होते, ठीक है। अभी ये वाली सिचुएशन होगी है, यहाँ तक हमारी लेट प्रोफेज तक आते आते इस तरह की सिचुएशन होती है। उसके बाद में, प्रोफेज के बाद में आता है मेटाफेज, ठीक है ना। अब
जो अगर मैं बोलूं अर्ली मेटाफेज, तो अर्ली मेटाफेज कहीं ना कहीं हमारी लेट प्रोफेज और अर्ली मेटाफेज लगभग एक जैसी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो मेन प्रोसेस होगा मेटाफेज के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे एक प्लेन में आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। एक प्लेन में आ गए हैं, अब इसको यहाँ पे देखो बिल्कुल एक लाइन में ऐसे एक प्लेन में अरेंज हो गए हैं। इस इक्वेटोरियल प्लेट को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज, मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अभी देखो किस तरीके से अरेंज हो गए हैं हमारे और इस फेज पे मेटाफेज पे, बेटा मेटाफेज पे आप जो यहाँ पे तुम्हें क्रोमोसोम्स कितना दिख रहा है, हमें यहाँ पे कुछ लेंथ दिख रही है, एक्स्ट्रा लेंथ दिख रही है क्रोमोसोम्स की, लेकिन यहाँ पे हमने इनकी लेंथ को और भी कम कर दिया, क्रोमोसोम्स की लेंथ को और भी कम कर दिया, क्योंकि ताकि ये प्रॉपरली एक प्लेन में स्टेबल हो सके, ठीक है ना, अच्छे से सेट हो सके एक मेटाफेज प्लेट पे। तो जो सेल है और भी ज्यादा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम थिकनेस और मैक्सिमम कंडेंसेशन हमें मेटाफेज पे देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा थिक होते हैं क्रोमोसोम्स, इसीलिए क्रोमोसोम्स मेटाफेज पे हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखना चाहें क्रोमोसोम्स को तो वो हम देख सकते हैं मेटाफेज के टाइम पे, ठीक है ना। अब देखो स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ जाके अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से एक प्रोटीन अटैच होती है, इस प्रोटीन को बोलते हैं काइनेटोकोर। इस प्रोटीन का नाम है बेटा काइनेटोकोर। इस प्रोटीन से ही हमारे स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोटीन दिख रही है दोनों साइड, सेंट्रोमियर के दोनों साइड हमें ये प्रोटीन दिख रही है, जिसको मैंने क्या बोला, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच होते हैं। दिख रहा है कैसे, किस तरीके से दोनों साइड स्पिंडल फाइबर अटैच है, ठीक है। अब कुछ स्पिंडल फाइबर हमें इस तरीके से ऐसे कंटिन्यूअस दिख रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप के स्पिंडल फाइबर को हम कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। कुछ स्पिंडल फाइबर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जैसे कि मैंने एनाफेज में दिखाया है, यहाँ पे एक दूसरे से अटैच नहीं है, इनको हम डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो हमारे काइनेटोकोर से अटैच हो गए हैं, जो हमें आगे मदद करेंगे इन क्रोमेटिड्स को स्प्लिट करने में, ठीक है। अब मेटाफेज का समझ में आया, मेटाफेज में क्या हुआ एक्चुअल में, मेटाफेज में हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो बहुत टाइटली कंडेंस हो गए हैं, मैक्सिमम कंडेंसेशन हमें यही देखने को मिलता है, ये एक मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो गए हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जाके अटैच हो गया है, ठीक है ना। ये हमें मेटाफेज में देखने को मिला। उसके बाद में मैंने बोला कि मेटाफेज यहाँ पे सेल का चेक पॉइंट भी होता है। इससे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं आगे चल के स्प्लिट होंगे, ठीक है ना, क्या जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अलाइन हो गए हैं मेटाफेज प्लेट पे, कुछ डिसअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो जब तक वो चीजें फिक्स नहीं हो जाती तब तक जो सेल है वो एनाफेज में एंटर नहीं करेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें हुई। उसके अलावा ये इसी स्टेज पे हम मतलब जो हमारे, मैंने बोला कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अच्छे से विजिबल होते हैं अच्छे तरीके से, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्रोमोसोम नंबर को काउंट कर सकते हैं। इस फेज में हम क्रोमोसोम्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है वो चीज हम चेक कर सकते हैं इस स्टेज पे, ठीक है ना। अब सेल एंटर कर गई है एनाफेज में, ठीक है ना, सेल अब एंटर कर रही है एनाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ है, और जो एनाफेज है ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है, एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, जितनी भी अभी तक हम फेज देख रहे हैं सबसे छोटी होती है एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ, जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इन दोनों को मैंने क्या बोला था, ये दोनों क्या है बेटा, दोनों हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स है। क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स स्प्लिट होंगे, सेपरेट होंगे दोनों किस तरीके से, मतलब कुछ ऐसे, इधर वाले जो स्पिंडल फाइबर हैं ये अपनी तरफ को पुल कर रहे हैं और ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ को पुल कर,
सिस्टर क्रोमेटिड जो इस तरीके से अटैच थे एक सेंट्रोमियर से, अब स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोगोर से अटैच है वो दोनों अपनी अपनी तरफ को स्पिंडल फाइबर्स ऐसे इस तरीके से पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सेंट्रोमियर से हमारे जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो गए, यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से अलग अलग दोनों ये मूव होके अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से, ऊपर की तरफ को जिधर स्पिंडल फाइबर है उसकी तरफ को हमारा सेंट्रोमियर रहेगा और इधर को ये इस तरीके से खींच रहे हैं ऊपर की तरफ को, ठीक है ना। सेंट्रोमियर आगे की तरफ रहेंगे और जो क्रोमोसोम्स की आर्म होगी वो पीछे की तरफ रहेगी, ठीक है ना। और इस फेज पे हम देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स की डिफरेंट शेप होती है, कुछ एसेंट्रिक होते हैं, कुछ मेटासेंट्रिक होते हैं, ठीक है ना। तो वो हमें वो एक्चुअल में जो फेज बनती है वो इसी स्टेज पे बनती है, यहीं पे हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्रोमोसोम्स है, ठीक है। उसके बाद में एनाफेज के बाद में अब क्या होता है, उसके बाद में नेक्स्ट फेज आती है हमारी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या है, टीलोफेज में अब जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। और टीलोफेज में आके अब हमें क्या हुआ, धीरे धीरे अब वही चीजें जो क्रोमोसोम्स है फिर से क्या होने लगेंगे, डीकंडेंस होने लगेंगे। अब क्रोमोसोम फिर से क्या होने लगेंगे, क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होने लगेंगे और डीकंडेंस होके अब क्या हुआ, टीलोफेज बिल्कुल मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई थी वो फिर से रीअपियर होने लग जाएगी। जो सेल ऑर्गेनेलीज थे वो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडी है, वो वेसिकल्स की फॉर्म में डिस्पर्स हो गए थे साइटोप्लाज्म में, वो भी दोबारा से रीअपियर होने लगेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की भी शुरुआत हो जाएगी। अभी शो किया ना, यहाँ पे फुरो बनने लगी है, ठीक है ना। ये एक एनिमल सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस थोड़ा दूसरे तरीके से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फुरो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, क्लीवेज बन रहा है बाहर की तरफ से। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि अभी सपोज करो मेरे पास एक बैलून है और उस बैलून को मैंने बाहर की तरफ से एक वायर से ऐसे पिंच ऑफ कर दूं मैं उस वायर से, ठीक है ना। इस टाइप से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बाहर की तरफ से फुरो बननी शुरू हुई है और वो अंदर की तरफ को जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई, टीलोफेज में क्या होगी, शुरुआत होगी है फुरो की, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखो, हमें दो अलग अलग न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, दोनों ने अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली है, ठीक है ना। दो अलग अलग न्यूक्लियाई हमें यहाँ पे दिख रहे हैं और धीरे धीरे इस फुरो की हेल्प से अब क्या हो रहे हैं हमारे आगे साइटोकाइनेसिस, दो डॉटर सेल हमारी अलग अलग दिख रही है हमें साइटोकाइनेसिस स्टेज में, ठीक है ना। पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरा हमारा ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन, ठीक है ना, सब कुछ अब यहाँ पे हमें दो डॉटर सेल इस तरीके से दिख रही है। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा माइटोसिस का, ठीक है ना। माइटोसिस की इसमें हमने एक शॉर्टेस्ट फेज हमारी एनाफेज होती है, ये याद रखना है, ठीक है ना। और कोई डाउट कुछ है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर कोई डाउट रहा है इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम मियोसिस को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। ओके, थैंक यू।